देखिए जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, हमारी प्राचीन इतिहास की क्लास चल ही रही है, सिंधु सभ्यता की संस्कृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो संस्कृति का मतलब है सीधा सीधा जान लो कि वो किस प्रकार से जो सिंधु सभ्यता के लोग या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से रहते थे, क्या कार्य करते थे, किस तरीके की उनकी लिपि थी, किस तरीके की वो भाषा बोलते थे, ठीक है। यानी कि संस्कृति यानी कि कल्चर, इसका बेस समझने के लिए कि जब सिंधु सभ्यता की हम संस्कृति पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है, इस शब्द का ही मतलब ये है संस्कृति का, कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे किस तरीके के कार्य करते थे, क्या उनका व्यवसाय था, क्या किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे, किस तरीके की वो भाषा बोलते थे, उनकी लिपियां क्या थी, ये सब चीजें पढ़ने के अंतर्गत जो आती है उसे हम कहते हैं सिंधु सभ्यता की संस्कृति, यानी कि ये पढ़ना। तो सबसे पहला स्टेप मैं इसमें बताऊंगा जो मोस्टली ज्यादा महत्वपूर्ण है, हालांकि प्रत्येक पॉइंट इसका महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहली बात जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है लिपि। आप इस तरीके से लिपि लिख सकते हैं, लिपि, ठीक है, लिपि यानी कि हमें सिंधु सभ्यता या फिर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, या फिर इसको कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, और या फिर इसको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी संस्कृति में सबसे पहले पॉइंट्स हम लिपि लिए हैं। लिपि से रिलेटेड जो भी 10-12 क्वेश्चन बेहतरीन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उन पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको इतना समझना है कि ये लिपि क्या है। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते होंगे इतना, जैसे कि वर्तमान में हमारी जो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है। जैसा कि हम हिंदी पढ़ते हैं और देवनागरी लिपि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, यानी कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसा कि हम लिखते हैं। दरअसल में बात यह है कि जब हम इसे पढ़ रहे हैं लिपि को, तो इसका मतलब यही है कि हम उस समय के जो सिंधु सभ्यता के लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनकी लिपियां कैसी थी, हम वो पढ़ने वाले हैं। क्या क्या वहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने गहराई में जाकर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब देखते हैं। तो लिपि का मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी लिपि कैसी थी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है कि लिपि का मतलब कि वो किस तरीके से लिखाई करते होंगे, क्या उनकी लिपि थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेप याद रखना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए, उनकी जो लिपि थी स्टूडेंट, वो सेंधव लिपि थी, जो आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखते चलें, जब से इस तरीके से लिखते चलें जैसे मैं लिख रहा हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स, क्योंकि सामने बता भी रहा हूँ और साथ के साथ लिखते चलें, ठीक है। तो सेंधव लिपि सबसे पहला स्टेप, यानी कि एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि का क्या नाम था, है ना। तो याद रखना है सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसका नाम सेंधव लिपि है, ठीक है। अब सेंधव लिपि के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो सेंधव लिपि थी स्टूडेंट, दरअसल में जैसा कि आज हमारी लिपि है, बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे कि आज हम हिंदी की देखते हैं, हिंदी में देवनागरी, चूंकि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक उसी प्रकार जो सेंधव लिपि थी ये कैसी थी। तो इसको एक बेसिक डिफरेंस के आधार पर एक चीज जरूर समझ लें कि जो हमारी जो लिपि है हिंदी देवनागरी, जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं तो हम क्या काम करते हैं कि हम उसे लेफ्ट से राइट लिख देते हैं और एक अक्षर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जबकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, बहुत ध्यान से सुनना, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अपनी जो सेंधव लिपि थी उनकी, उसमें वो जीवों के चित्र भी यूज करते थे। बहुत ध्यान से सुनना हर स्टेप को, जीवों के चित्र भी यूज करते थे, अर्थात कई प्रकार के चित्र। इसके अलावा आप देखेंगे इस तरीके से समझ सकते हैं, कुछ वो जीवों के चित्र यूज करते थे। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर छोटा सा स्टेप की जीवों चित्र, ठीक है।
जीवों के चित्र भी यूज करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे आज के समय में जैसे कि हम ABCD पढ़ते हैं, ABCD इस तरीके से, तो दरअसल में क्या है कि इस तरीके के कुछ शब्दों को वो इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं सामने लिखा UVW, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आज के जो हमारे अंग्रेजी वर्ण है वो नहीं है, ये उस समय ये इनका अर्थ कुछ और है, ठीक है। लेकिन आज के अंग्रेजी के वर्ण जो हमारे हैं जैसे कि U है, P है, W है, इसी तरह मेरा कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार के चिन्हों को भी वो अपनी लिपि में यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो चीजें याद रखनी है कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो उनकी जो लिपि थी वो सेंधव लिपि थी। कई बार पूछा जाएगा सेंधव लिपि कैसी थी, तो सेंधव लिपि जो थी स्टूडेंट वो चित्रात्मक थी। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, कभी एग्जाम में पूछेगा कि किस तरीके की। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक जीवों के चित्र भी इसमें थे, इस प्रकार के भी कुछ चित्र इसमें बनाए गए। तो कहीं ना कहीं पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि सेंधव लिपि थी वो आपकी इसको कहते हैं भाव चित्रात्मक थी स्टूडेंट, भाव चित्रात्मक। इस तरीके से लिखेंगे भाव चित्रात्मक, ठीक है। दरअसल में भाव चित्रात्मक का अर्थ क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप जब देखेंगे भाव चित्रात्मक, देखिए यहाँ से दो स्टेप बन चुके क्वेश्चन के, अभी मैं और भी बताऊंगा कितने बने। वो पूछेगा सेंधव लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। अब चित्रात्मक का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा करते थे, उनकी लिपि ऐसी थी कि वो चित्र के जो भी उनका चित्र था सामने, किसी भी जीव का चित्र हो सकता है, किसी भी इस तरीके के अंग्रेजी के वर्ण के भी चित्र थे। तो कहीं ना कहीं उनका भाव कुछ भी रहा होगा, जो उनके भाव थे उस समय के, हो सकता है किसी वस्तु को इंडिकेट कर रहा हो वो चिन्ह, ठीक है। हो सकता है कि वो चिन्ह किसी उनके किसी भाव को व्यक्त कर रहा हो, किसके, सिंधु सभ्यता के लोगों की, ठीक है। तो जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो सेंधव लिपि के साथ कैसी थी, भाव चित्रात्मक। इसका मतलब ये है कि वो चित्र के माध्यम से ही अपने भावों को प्रकट करते थे, ठीक है। ऐसा ASI के द्वारा पता लगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सेंधव लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है, सेंधव लिपि किस प्रकार की थी, भाव चित्रात्मक थी। याद रखना भाव चित्रात्मक मैं बता चुका कि मोस्टली इसमें क्या याद रखना है, इसमें जो याद ये रखना है कि वहां चित्र के माध्यम से ही ये अपने भावों को प्रकट करते थे। कौन, सिंधु सभ्यता के लोग या फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारी जो लिपि है हिंदी वर्तमान में, और उसकी हिंदी जो भाषा है और उसकी जो लिपि है देवनागरी, वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। लेकिन दरअसल में अगर इसका सेंधव लिपि से ये क्वेश्चन एग्जाम में स्टेप में कर दे और एग्जाम में पूछ ले किससे किस साइड लिखी जाती है, तो दरअसल में ये याद रखना है, ये हमेशा राइट, ध्यान से सुनना है, ये हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ध्यान देंगे, ये सवाल बिल्कुल इस तरीके का है जैसा कि अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं, अपनी हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी की लिपि कैसी है, हिंदी की लिपि देवनागरी, देवनागरी किधर लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। ध्यान देना है विशेष रूप से, सिंधु सभ्यता की लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। हाँ, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात ये है कि यदि पैराग्राफ एक से अधिक लाइन में लिखना हो, ठीक है, हो सकता है कि एक लाइन में लिखना है तो एक लाइन में तो राइट टू लेफ्ट लिखी जानी है, ध्यान देना, राइट टू लेफ्ट, क्लियर। लेकिन अगर कुछ पैराग्राफ ज्यादा बड़ा है, एक लाइन से ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो फिर क्या करोगे आप, पहले स्टेप में राइट टू लेफ्ट और दूसरे स्टेप में लेफ्ट टू राइट। यानी कि ये कंपल्सरी जो क्वेश्चन है एग्जाम में बनेगा, बेहतरीन सवाल। यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि पहला लिखा जाएगा, अगर सिंपल एक लाइन लिखनी है ऐसा समझो, तब तो इसकी किधर से किधर वो है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं। इसके बाद अगर मान के चलिए सिंधु सभ्यता के लोगों को पैराग्राफ ज्यादा लाइन में लिखना हो, तब अगली जो लाइन लिखी जाती थी
वो लेफ्ट से राइट और फिर राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट। ये मैं बताऊंगा और इस पद्धति को क्या कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना और इस क्वेश्चन को स्टेप में लिख भी लेना है। बेहतरीन सवाल है कि इस पद्धति को जो इससे इधर लिखी जा रही है, इस पद्धति को क्या कहा जाता था? बूस्ट्रो लिख लें। इस पद्धति को बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहा जाता है। कई बार पूछेगा एग्जाम, बूस्ट्रोफेडन पद्धति इस तरीके से, जैसा मैं सामने लिख रहा हूं, बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इसको इसके अलावा भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि इसको गौमूत्र पद्धति भी कहा जाता है। गौमूत्र पद्धति, ध्यान देना है, इसको गौमूत्र पद्धति भी कहा जाता है। गौमूत्र पद्धति भी कहा जाता है। एक ये चीज है जो याद रखनी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पूछेगा एग्जाम में, चाहिए पूछा, आपको याद रखना। और क्वेश्चन क्या होगा एग्जाम में, एग्जाम कोई भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो सवाल का जो लेवल होगा, एग्जाम जो पूछेगा वो ये पूछेगा, सिंधु सभ्यता के जो लोगों की लिपि थी सैंधव लिपि, वो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इस बेसिस पे लिखी जाती थी। ठीक है, उस पद्धति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन में होंगे इस तरीके के, तो सामने याद रखें, बूस्ट्रोफेडन पद्धति भी कहा जाता था अंग्रेजी में। हिंदी में इसको गौमूत्र पद्धति भी कहा जाता है। यानी कि कुछ इस तरीके का, जैसे कि आप देखते होंगे, कुछ इस तरीके का जब वो निशान बन जाता है उसका, जब गाय जो है अपना जो है टॉयलेट करती है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का जो निशान बन जाते हैं। तो इसको जो ये जो पद्धति है, ये जो प्रणाली है, इसको क्या कहा जाता है? बूस्ट्रोफेडन पद्धति। ठीक है, कई बार पूछा जाएगा ये लिखावट किस सभ्यता से संबंधित है, तो आप कहोगे सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसको गौमूत्र पद्धति भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना, इसके अलावा क्या है, ये जो थे, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो सैंधव लिपि थी कैसी थी? भाव चित्रात्मक, यानी कि सीधी सी बात है, चित्र के अनुसार अपना ये भाव प्रकट कर रहे थे। तो इसे चित्राक्षर भी आ सकता है लिखा। इसके अलावा इसे इंग्लिश में पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में बन सकता है, तो इसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि भाव चित्रात्मक यदि ना होगी तो लिख लें इसे पिक्टोग्राफ, यानी कि इसको किस नाम से जाना जाता है? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ यानी कि भाव चित्रात्मक। आप इतना समझ लेंगे कि ये जो है भाव चित्रात्मक है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो लिपि थी उसको कह रहे हैं पिक्टोग्राफ। इस तरीके से याद रखना, कई बार बढ़िया सा सवाल एग्जाम में बन सकता है। जितने भी इस लेवल के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, बेहतर वे में समझ लें कि कई बार एग्जाम में दे सकता है पिक्टोग्राफ का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे, तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि पिक्टोग्राफ जो है उस भाव चित्रात्मक चित्राक्षर से संबंधित है, अर्थात ये सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि है। बस इस तरीके से याद रखना, कई बार पूछेगा। चूंकि वह लिपि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, तो वो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इस पद्धति को क्या कहा जाता है? गौमूत्र पद्धति या फिर बूस्ट्रोफेडन पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट कि दरअसल में आज तक ये जो लिखावट थी किसकी? सिंधु सभ्यता के लोगों की, ये आज तक पढ़ी नहीं गई। ध्यान देना है, ये जो उनकी जो सिंधु सभ्यता के लोगों की जो लिखावट थी या कह सकते हैं लिपि थी, जैसा वो लिखते थे, ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, ध्यान देने योग्य पॉइंट है, ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, ये अनुमान लगाया गया कि ये इस तरीके के होंगे, लेकिन बहुत ही जो ध्यान रखने योग्य पॉइंट है वो ये है कि सिंधु सभ्यता के जो लोगों की लिपि थी, कौन सी? सैंधव लिपि, वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। अब पढ़ी नहीं जा सकी तो मैंने आपको पहले
कई बार हिस्ट्री पढ़ाते समय कि ऐसी लिपि, जो लिपि तो मिली है इतिहास में, जहां साक्ष्य तो मिले लिपि के, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। इसी कारण सिंधु सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? आगे ऐतिहासिक युग। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपसे सीधा किसी बार एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता को किस इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है? आगे ऐतिहासिक, आगे ऐतिहासिक के अंतर्गत। दरअसल में इसका सबसे बड़ा कारण यही है, यानी कि इसका जो मेन पॉइंट है ना, आपका ध्यान से सुनना है इस विषय वस्तु का मेन पॉइंट। जैसे कि सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत या किस इतिहास के अंतर्गत आती है? तो आप कहोगे आगे ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही ये है कि जो उस समय जो लिपि मिली, लिपि तो मिली, साक्ष्य भी मिली लिपि के, लेकिन वो किसी भी कारण से पढ़ी नहीं जा सकी। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इन्हें पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। अब चूंकि पढ़ी नहीं जा सकी, तो ये हमेशा याद रखना है, जहां साक्ष्य मिले लिपि के और वो पढ़ी नहीं गई हो, तो उस इतिहास को किस कैटेगरी में रखा जाता है? आगे ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। ये प्रॉपर वे में याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो बेहतरीन सवाल है, जो वनडे एग्जाम को देखते हुए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, तो वो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो पूछेगा एग्जाम में, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसने अपनी जो चित्रात्मक लिपि थी, क्योंकि उनकी किस जीव का प्रयोग सबसे ज्यादा किया या किस जीव के प्रमाण सबसे ज्यादा मिले हैं उन चित्रों पर? तो लिख लें मछली के, जीवों में मछली के चित्र सबसे ज्यादा पाए गए, जीवों में मछली के चित्र सबसे ज्यादा पाए गए हैं। और नीचे लिख लें, जैसे आज वर्तमान में हमारा अंग्रेजी का यू अक्षर है, इस अक्षर का प्रयोग भी सबसे अधिक देखा गया है। बहुत अच्छी तरीके से लिख लें, इस अक्षर का प्रयोग भी सबसे अधिक देखा गया है। दोनों महत्वपूर्ण सवाल हैं, दोनों को अच्छी तरीके से याद रखना, कई बार पूछेगा एग्जाम में, सीधा पूछ लेगा कभी। बहुत ध्यान देना है इस विषय वस्तु पर कि एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, उनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, उन्होंने किस चित्र का सबसे ज्यादा प्रयोग किया? आपसे ऑप्शन दे देगा, कुत्ते का, घोड़े का, बात समझ रहे हैं इस तरीके से। तो किसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया? साक्ष्य किसके ज्यादा मिले? मछली के। इसके अलावा मैंने आपको भी बता दिया कि जैसा आज वर्तमान में हमारे यू अक्षर है, यू, तो इस तरीके का वो कहीं ना कहीं अपनी लिपि में बनाते थे। तो सबसे ज्यादा अगर किसी अक्षर का प्रयोग किया उन्होंने इस लेवल पे अपनी लिपि में, कह सकते हैं अपने लिखने में, किसने? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। तो फिर किस अक्षर का किया? यू अक्षर का। ये बेहतर वे में याद रखना और बेहतर ही पॉइंट बनेगा, इसको विशेष रूप से याद रखना। ठीक है, अरे क्लियर? उसके बाद में लास्ट बात जो करता हूँ वो करता हूँ भाषा की। स्टूडेंट, इनकी भाषा कैसी है? लैंग्वेज, यानी कि किस तरीके की लैंग्वेज बोलते होंगे। बढ़िया सा सवाल हो सकता है, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे टेट का हो, चाहे पैट का हो। कैसी भाषा थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में? ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रारंभिक जनजाति वहां प्रजाति रही होगी, उसका नाम था प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ये चीज मैं बता चुका हूँ, ध्यान देना है इस बात पर। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो सबसे पहली जो प्रजाति वहां रही, तो कौन सी रही होगी? कई बार बताया है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। तो ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कैसी भाषा बोलते थे, तो लिख देना है प्रोटो द्रविडियन। इनकी भाषा थी प्रोटो द्रविडियन। ये बेहतरीन सवाल हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। प्रोटो द्रविडियन, इस तरीके से लिखेंगे, देखिए द्रविडियन। ठीक है, तो ये बेहतर वे में याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनकी भाषा कैसी थी, यानी कि वो कैसी भाषा बोलते थे। ध्यान से देखना।
इनकी भाषा थी प्रोटो द्रविडियन। बेहतरीन वे में याद रखें इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बढ़िया सा सवाल है, बन सकता है एग्जाम में, कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कैसी भाषा बोलते थे, प्रोटो द्रविडियन। अच्छा, प्रोटो द्रविडियन कैसी भाषा है? जैसे आज वर्तमान में हमारे यहाँ कुछ द्रविड़ भाषाएं हैं, ध्यान से सुने, आज वर्तमान में हमारे यहाँ कुछ प्रचलित भाषाएं हैं जो हमारे दक्षिण एशिया में भी बोली जाती हैं, जिसका नाम है द्रविड़ भाषा, ठीक है, ध्यान से सुनना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब तो बन सकता है, इस तरीके से याद रखेंगे। एक तो ये तो इतना बेसिक सवाल है, याद रखना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी भाषा कैसी थी, प्रोटो द्रविडियन। लेकिन आज आप जानते होंगे भाषा भी है द्रविड़ भाषा, जैसा कि हम जानते हैं कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, साउथ एशिया में भी कुछ देशों में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा की जननी, ध्यान से सुनना, द्रविड़ भाषा की जननी, कभी भविष्य में एग्जाम में पूछे, द्रविड़ भाषा की जननी किसको कहा जाता है या किसको माना गया है? जैसे कि हिंदी भाषा की जननी कौन थी, संस्कृत। जैसा अभी हम कुछ दिन पहले पढ़े, हिंदी भाषा की आदि जननी कौन थी, संस्कृत। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल, द्रविड़ भाषा की जननी किसको कहा जाता? तो द्रविड़ भाषा की जननी कहा जाता प्रोटो द्रविडियन भाषा को। ये बेहतरीन सवाल है और लास्ट स्टेप याद रखना, यानी कि इसको द्रविड़ भाषा की जननी भी कहा जाता है। ध्यान देना है इस विषय वस्तु पर, इसे द्रविड़ भाषा की जननी भी कहा जाता है। इसे द्रविड़ भाषा की जननी, ये बेहतर वे में याद रखें, इसे द्रविड़ भाषा की जननी भी कहा जाता है। किसको? प्रोटो द्रविडियन भाषा को। किसकी भाषा थी प्रोटो द्रविडियन? सिंधु सभ्यता के लोगों की, या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, या कह सकते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों की, और या कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता के लोगों की। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार इसको रिकैप के तौर पर बता के चल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता तो इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो खोजा हुआ सबसे पहला स्थल था वो हड़प्पा था, ठीक है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई और जिनके निर्देशन में हुई उनका नाम था सर जॉन मार्शल, ठीक है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। दूसरी बात, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। रीजन, सरस्वती उस समय जो आज वर्तमान में जिसे हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, उस समय उसका नाम था सिंधु सभ्यता के लोगों के समय, या उस समय तत्काल कह सकते हैं, तो फिर उसको सरस्वती था। तो ऐसा मान के चलिए कि जो सरस्वती नदी थी उस समय, उसके सरस्वती नदी के आसपास अधिक संकेंद्रण देखा गया। किसका? सिंधु सभ्यता के लोगों का। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो सरस्वती नदी के आसपास ज्यादा देखे गए। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल मिले, जो पुरातात्विक स्थल मिले, जो उनके साक्ष्य प्रमाण देखे गए, वो अधिकांश कहाँ देखे गए? सरस्वती नदी के आसपास, ठीक है। तो इसी कारण इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, वो सभी थोड़ा ध्यान से सुनना, बढ़िया सा सवाल है। ये जो लोग थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, या कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोगों ने क्या किया कि जो तांबा है, तांबा, ठीक है, तांबा में कांसा मिलाकर, तांबा में टिन मिलाकर और सबसे पहले कांसा तैयार किया। बहुत ध्यान से सुनिए, ये कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या मिलाया। जैसे कि इन्होंने क्या किया कि तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया। चूंकि कांसा तैयार किया इन लोगों ने, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बेहतरीन सवाल बनेगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो कांसा तैयार किया तब किसको मिलाकर किया था, तो याद रखना तांबा और टिन, ध्यान देना है। और इसी कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा था? कांस्य युगीन
सभ्यता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बेसिक सवाल थे जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताए। चूंकि आज हमारे बच्चे कुछ छुट्टी पे भी हैं तो वो घर इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मैक्सिमम स्टूडेंट पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो आज की अपनी क्लास को प्रॉपर वे में पढ़ सकें। ठीक है, बाकी की क्लास, चूंकि मौसम खराब है, आपके पास ऑफलाइन पर होते हुए भेज दी जाएगी।